चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बारे में बताते हुए सबसे जो बेसिक चीज़ आपको समझा रहे थे कि संविधान में जो हमें सबसे पहले चीज़ पढ़नी चाहिए वो ये कैसे बना। संवैधानिक विकास हम लोग देखते हैं, डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं कि कैसे इसके बनने की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं था कि अचानक से एक दिन हुआ और 1946 में संविधान सभा बनी और 2 साल 11 महीने 18 दिन की बैठक की और इन लोगों ने पूरे दुनिया में सबसे बड़ा संविधान बना के रख दिया। तो हमारे संविधान का पूरा एक इतिहास रहा है लंबा चौड़ा, और इसके बनने की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1773 से। और पहली बार 1773 में ब्रिटिश सरकार ने कोई एक्ट पारित किया भारत के मामलों पर, और वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। फिर 20-20 साल के अंतर पर आते गए, तो 73 के बाद 93, 93 के बाद 1813, फिर 1833 और 1853। और 53 के बाद बताया था कि इस बार 20 साल की परमिशन नहीं दी गई थी, सरकार ने सीधे सीधे वार्निंग दे दी। वार्निंग दी तब तक घटना घटी कौन सी? 1857। तो इसी के बाद सरकार को मौका मिल गया और कंपनी को इन्होंने भारत से हटा दिया और सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है। जब सरकार आती है तो सरकार ने अपने हिसाब से काउंसिल बनाने शुरू किए। तो इसके बाद जितने भी एक्ट आए वो सब क्या थे? काउंसिल एक्ट थे। सबसे पहले 1861 का काउंसिल एक्ट, और यहीं पर बताया था कि काउंसिल बनी जिसमें कितने भारतीय थे? 3। वहां से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे करके 3 से बढ़ के 16, 145, फिर बढ़ते 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 फिर 550 तक हम लोग पहुंचे। तो ये धीरे धीरे करके एक तो हमारे राष्ट्रवादी जो आंदोलन था वो बढ़ रहा था, और सरकार भी थोड़ी थोड़ी ढील देती चली जा रही थी। जिसमें आपको बताया था कि 1919 से एक्ट में राज्यों को द्वैत शासन मिला, यानी कि राज्यों को में जो मंत्रिमंडल थे उसमें कुछ फालतू के विभाग भारतीयों को मिल गए थे जो हस्तांतरित थे। और 1935 का एक्ट आपको बताया कि बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट था, बहुत विस्तृत दस्तावेज था, और इसी ने आगे चल के हमारे संविधान का पूरा बेस तैयार किया, पूरा आधार तैयार किया। और इसी एक्ट में आपको बताया था कि बहुत सारी बातें कही गई थी। एक केंद्र में सरकार बनेगी और एक राज्य में। केंद्र में मुखिया गवर्नर जनरल होगा और वही सारी चीजें अपने हाथ में रखेगा, और कुछ पद भारतीयों को दिए गए थे, कुछ फालतू के। बताया था कि अब जो द्वैत शासन कहाँ कर दिया गया था? केंद्र में। और राज्यों को पूरी स्वायत्तता मिल चुकी थी। यहाँ तक आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। तो बताया था कि जब ये एक्ट आया तो इसका काफी विरोध किया हमारे नेताओं ने, राष्ट्रवादी नेताओं ने, और इसको बहुत ही अच्छे से, मतलब कायदे से विरोध हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ऐसी गाड़ी है जिसमें केवल ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन नहीं। ठीक है। जिन्ना ने इसको सड़ा हुआ बताया कि बिल्कुल बेकार चीज, इसमें हमारे काम की कोई चीज नहीं। लेकिन 2 साल तक इस पर वाद विवाद हुआ, क्योंकि सरकार भी इस एक्ट को बनाने के लिए लंबे समय से, आपको इतिहास बताया था कि पूरा साइमन कमीशन और पूरा विरोध सब कुछ इसी चक्कर में, गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट, सारी कहानी इसी के चक्कर में हुई थी। तो सरकार भी इससे पीछे हटने के मूड में नहीं थी। तो फाइनली 2 साल बाद समझौता हुआ, और ये हुआ कि जो विवादित मुद्दा है केंद्र वाला वो काम नहीं होगा और राज्य वाला लागू हो गया। तो इसी एक्ट से पहली बार 1937 में भारत में क्या हुए? चुनाव हुए। किस एक्ट से? 35 के एक्ट से। ठीक है, लिख लीजिए। 1937, 1937 पहली बार भारत में आम चुनाव हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। पहली बार भारत में क्या हुए? आम चुनाव हुए। तो पहली बार आम चुनाव किस एक्ट से हुए थे? 1935 के एक्ट से हुए थे। और कब हुए थे ये आम चुनाव? 1937 में। एक्ट आया था 35 में, बताया था कि 2 साल विवाद चला, तो फाइनली 34 में चुनाव हुए। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये चुनाव केंद्र वाले नहीं हुए थे, क्योंकि केंद्र पर झगड़ा था। चुनाव किसके हुए थे? राज्यों के। कितने राज्यों के लिए? 11 राज्य। जैसे आज 28 है, उस समय 11 राज्य। तो राज्य के जब चुनाव हुए 11 राज्यों के, तो इसमें से 5 राज्य, इसमें 8 राज्य ऐसे थे जिसमें किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकारें बनी। एक राज्य ऐसा था जहां पर किसको मिला? मुस्लिम लीग। एक राज्य था कृषक प्रजा पार्टी जो बंगाल में था, फिर फजल हक के नेतृत्व में। और एक राज्य था पंजाब। ठीक, पंजाब, बंगाल। तो बंगाल में किसकी सरकार बनी? लिख लीजिए, 11 को आप बांट लीजिए। 8 राज्य में क्या थी? कांग्रेस। एक राज्य में मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की सरकार कहां पर बनी थी? केवल एक राज्य में। एक बंगाल था, बंगाल में
जो थी यूनियनिस्ट पार्टी, एक मिनट, सॉरी आ गया, हाँ सॉरी, बंगाल में यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, और एक थी कृषक प्रजा पार्टी। टोटल कितने हो गए? 11। अब ये जो 11 जगह सरकार बनी, यूनियनिस्ट पार्टी कहां पर थी? एक बंगाल था और एक क्या था? पंजाब। तो कृषक प्रजा पार्टी कहां पर बनी थी? बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी थी। ठीक है, और इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ इनका अलायंस था, फजलुल हक की पार्टी थी। और पंजाब में थी यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी कहां पर मेजोरिटी मिली? पंजाब में। और जो सिंध था, यहां सिंध में किसकी सरकार बनी? मुस्लिम लीग की सरकार बनी। यानी मुस्लिम लीग को एक जगह मेजोरिटी मिली थी, कहां पर? सिंध में। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी थी, हालांकि कृषक प्रजा पार्टी के साथ भी इनका गठबंधन था, मिली जुली सरकार थी, इसमें मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया। और कांग्रेस कितनी जगह थी? 8 जगह। अब इस 8 में भी दो हिस्सों में आप बांट लीजिए। 5 राज्य ऐसे थे जहां पर पूर्ण बहुमत था, फुल मेजोरिटी थी, और 3 गठबंधन हुआ। 5 जगह क्या था? पूर्ण बहुमत होता है ना, फुल मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत। और 3 जगह क्या हुआ? अलायंस, गठबंधन। तो 5 राज्यों में इनको फुल मेजोरिटी आती है, 3 जगह इन्होंने क्या किया? अलायंस किया। तो कांग्रेस की सरकारें कुल कितनी जगह बनी? 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी। तो ये पूरा डिवीजन था। ठीक। अब उस समय जैसे राज्य थे, राज्यों के एक एक मुख्यमंत्री बनेंगे हर पार्टी के अलग अलग। तो इनके जो अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स बने, मुख्यमंत्री कौन कौन बने, तो लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए मद्रास, मद्रास। तो मद्रास जो स्टेट था, मद्रास के सीएम बने कौन? सी राजगोपालचारी। तो मद्रास में बने कौन? सी राजगोपालचारी। फिर आया बॉम्बे, बॉम्बे में आए बीजी खरे, बीजी खरे, बीजी खरे आए बॉम्बे। सेंट्रल प्रोविंस यानी जिसको मध्य प्रांत बोलते थे, एमपी आजकल बोलते हैं ना, तो वही उस समय सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था, मध्य प्रांत। तो मध्य प्रांत में थे एन बी खरे, एन बी खरे। और बॉम्बे में कौन था? बीजी खरे। फिर बिहार, बिहार जो था, तो बिहार में थे श्री कृष्ण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार में कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। फिर यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश जिसको आज हम लोग बोलते हैं। तो यूपी को पहले क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। हिंदी में इसको कहते थे संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत में कौन आए? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत आपने सुना होगा ना, यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, तो इसी समय बने थे। फिर एक प्रांत था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, एनडब्ल्यूएफ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एनडब्ल्यूएफ। अब पाकिस्तान में चला गया है, और यहाँ पर अब इसको कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, उसका नाम हो गया, बदल गया है। और वहां पर थे डॉक्टर खान साहब, डॉक्टर खान साहब।
कहाँ पर थे? एनडब्ल्यूएफ में। फिर असम, असम में थे सादुल्ला, सादुल्ला। तो असम में कौन थे? सादुल्ला। फिर एक प्रांत था सिंध, तो सिंध प्रांत में थे अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श यही मुस्लिम लीग के थे कैंडिडेट। अल्लाह बख्श किसके थे? मुस्लिम लीग के। फिर है पंजाब, तो पंजाब में थे सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान। तो सिकंदर हयात खान कहां पर थे? पंजाब में। फिर इसके बाद है बंगाल, बंगाल में थे फजलुल हक, तो बंगाल में किसकी सरकार थी? फजलुल हक, जो कृषक प्रजा पार्टी से थे, और इन्होंने मुस्लिम लीग से अलायंस किया था, गठबंधन किया। फिर उड़ीसा, उड़ीसा में थे बी एन दास, बी एन दास। बी एन दास कहां पर थे? उड़ीसा में। तो कुल कितने हो गए? देखिए, एक मद्रास, दो बॉम्बे, तीन एमपी, चार बिहार, पांच यूपी, छठवां एनडब्ल्यूएफ, सातवां असम, आठवां सिंध, नौवां पंजाब, 10वां बंगाल और 11 उड़ीसा। तो इन 11 राज्यों में किसकी सरकार है? मतलब 11 राज्यों में ये सारे भारतीय लोग मिल गए, भले ही मुस्लिम लीग हो या कृषक प्रजा पार्टी हो, थे तो सारे भारतीय। यानी राज्यों को पूरी स्वायत्तता इस 35 के एक्ट से 37 में मिल चुकी थी। और एक आपको मजेदार बात बताए कि इस समय लिखते हैं ना मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, उस जमाने में राज्यों में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इन लोगों को मुख्यमंत्री नहीं कहते थे, क्या कहते थे? प्रधानमंत्री कहा जाता था, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री का कोई पद था नहीं। वो तो जब बाद में केंद्र में प्रधानमंत्री का पद बनाया गया, तो फिर इनको क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री कर दिया गया। तो अगर कहा जाए कि यूपी के पहले प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री को क्या कहते थे? प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। तो उस समय देश में 11 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर कहते थे। वो बाद में वो सीएम हो, पहले क्या कहे जाते थे? क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री वाला पद नहीं होता था, तो राज्यों में यही होते थे। तो इन्हीं लोगों ने सरकार बनाई, शासन चलाया, और ठीक ठाक चला। और जितनी भी शक्तियां थी, बताया था राज्यों को भाई पावर्स कम मिलती है, लेकिन फिर भी जो मिली उस पर उन्होंने ठीक ठाक काम किया। जब ठीक ठाक काम किया लगभग 2 साल तक, तो फिर लगा कि क्योंकि बहुत सारी जनता को राहत, भाई विधानसभाओं को भी शक्तियां थी, जनता को राहत देने की बहुत सारी कोशिशें की गई, बहुत सारे करों में सुधार किया गया, भूमि सुधार किया गया। सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर जो था, कानून व्यवस्था, वो राज्यों के पास था। तो इसलिए खूब कैदियों को रिहा किया इन लोगों ने, और ज्यादातर क्रांतिकारी इसी के बाद छूट गए थे। जैसे बताया था कि उस जब 30-32 के दौरान जो क्रांतिकारियों को जेल हुई थी, जब भगत सिंह को फांसी पर बातचीत चल रही थी, तो इन लोगों का था कि भाई फांसी कुछ दिन के लिए क्या किया जाए? पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि अंदाजा था कि राज्य में तो मिल ही जाएगा हम लोग को, तो फिर निकाल लेंगे। और ज्यादातर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त, यशपाल, सब 38 जाते जाते छूट गए थे। और सबसे ज्यादा जो क्रांतिकारी छूटे थे, वो बिहार सरकार ने छोड़े थे। बिहार सबसे ज्यादा क्रांतिकारी छूटे थे, भाई खूब जम के छोड़ा। तो गवर्नर जो था, अंग्रेज था, उसने कहा कि भाई आप इतना लोगों को छोड़ें, कानून व्यवस्था के लिए खतरा होगा, उसने मना कर दिया था। तो इन लोगों ने, बिहार सरकार ने रिजाइन करने की धमकी दे दी कि हम लोग इस्तीफा दे देंगे, आप नहीं छोड़ेंगे। बहुत किचकिच हुआ, तनातनी हुआ, फिर बाद में गवर्नर बहुत समझाने बुझाने के बाद राजी हुआ। तो कैदों की रिहाई बिहारियों, मतलब बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। एक समय में गवर्नर से झगड़ा हो गया था वहाँ के सरकार का, उन्होंने रिजाइन तक दे दिया कि लीजिए हटिए, हम नहीं कर देंगे तो हम नहीं बनाए रहेंगे सरकार में। खैर, मतलब कुल मिला लो कि जो भी इन लोगों का अनुभव रहा शासन का, भाई मुख्यमंत्री बने तो अफसर इनके अंडर में आएंगे, पुलिस कमिश्नर, डीएम, एसपी, अंग्रेज।
तो इसीलिए आपको बता दें कि इस सरकार का महत्व हमारे भारत छोड़ो आंदोलन में दिखाई देता। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इन नेताओं को बड़ी फिर से आंदोलन में उतरे, तो फिर प्रशासन सबको पकड़ेगा, पीट पीट के अंदर करेगा। लेकिन 42 में प्रशासन उतना सख्त नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनको पता था अभी तो आंदोलन चल रहा है, तो अभी जिन लोगों को लाठियों से पीट पीट के, लठिया लठिया के सबको जेल में बंद किए जा रहे हैं, फिर सरकार बनेगी, फिर यहीं बनेंगे मंत्री, फिर यहीं मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उन्हीं को सैल्यूट करना पड़ेगा। फिर डीएम साहब को मंत्री जी के लिए कार की गाड़ी खोलनी पड़ेगी ना, वो आएंगे तो मंत्री जी के लिए खड़ा होना पड़ेगा ना। फिर मंत्री जी ट्रांसफर करेंगे अपने हिसाब से कि बेटा बहुत पिटाई की है आंदोलन में, बहुत लाठी चलाओ, चलो तुमको हम ठीक ठाक करते हैं। समझ रहे हैं? तो 42 का आंदोलन क्रांति की तरीके से चला। उसमें एक रीजन ये भी था कि अब जो नौकरशाही थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनके दिमाग में एक डर था। क्योंकि सरकार में ये लोग रुतबा एक बार देख ही चुके थे कि मंत्रियों की क्या ताकत होती है, मुख्यमंत्री की क्या ताकत होती है, वो किस तरीके से अफसरों को डील करते हैं, और कुछ ना करे ट्रांसफर तो कर ही देंगे गलत जगह, परेशान तो करवे करेंगे, इतना तो कर ही देंगे। और जिनको आज पीट रहे हैं कल उन्हीं को सलामी ठोकना है, तो फिर पीटने में मुरव्वत दिखाएंगे थोड़ी सी कि भाई थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए भी 42 का आंदोलन इतना तेज चला कि ब्यूरोक्रेसी ने उसको बहुत जबरदस्ती उस पर करने की कोशिश नहीं की थी। समझ गए? तो एक रीजन क्या था कि सरकार का जलवा ये लोग देख चुके थे। तो आगे भाई अफसरों को डर बैठा ना कि फिर यही सब आगे सर पर बैठेंगे, फिर ये हमें न चाहेंगे तो थोड़ा हल्के हाथ से पीटो, नहीं ज्यादा नहीं पीटना। खैर, तो सरकार बनी, अनुभव ठीक ठाक हुआ। तो जब राज्य में सरकार ठीक ठाक चली, साल 2 साल चल गई, तो इनको लगा यार केंद्र वाला ही मामला ठीक ठाक चल जाएगा, अगर कुछ और पद मिल जाए। तो वही बातचीत होने लगी, लगा कि सब कुछ स्थिति ठीक ठाक हो रही है। तब तक यूरोप में छिड़ गया विश्व युद्ध। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ा, और पूरा हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था वर्ल्ड वार की छाया में आया, और ये जो संवैधानिक स्थिति बन रही थी सबकी सब चौपट हो गई। क्योंकि जब सितंबर में वर्ल्ड वार छिड़ा, तो अक्टूबर में उधर इधर गवर्नर जनरल ने घोषित कर दिया कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी और इटली के खिलाफ ब्रिटेन की तरफ से शामिल है। तो जब शामिल होने की घोषणा कर दी, तो अक्टूबर के महीने में कांग्रेस की सरकारों ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया कि हम लोग शासन नहीं चलाएंगे। जब कांग्रेस की सरकारों ने रिजाइन किया, ऊपर के जो 8 थे लोगों ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। ठीक। तो जब रिजाइन हुआ तो फिर स्थिति गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद कई सारे प्रयास हुए, छोटे छोटे कई सारे प्रयास होने का मतलब कि फिर इसके बाद आया अगस्त ऑफर। बताया था 29-30 अक्टूबर को कांग्रेस सरकारों का इस्तीफा हो गया। फिर इसके बाद बस सीक्वेंस लिख लीजिए, वो चीज़ें हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। लिखिए 29-30 अक्टूबर 1939, 29 एंड 30 अक्टूबर 1939, 29-30 अक्टूबर 1939 कांग्रेस सरकारों का त्यागपत्र हुआ, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट्स। कांग्रेस सरकारों का त्यागपत्र हो गया। क्यों त्यागपत्र हुआ? फॉर द फोर्सली इन्वॉल्वमेंट इन सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती शामिल किए जाने के विरोध में। द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती शामिल किए जाने के विरोध में इन लोगों ने क्या किया? रिजाइन कर दिया। तो परिस्थितियां बिगड़ी। तो फिर इसके बाद कई सारे प्रयास हुए, कई सारे प्रयासों में कि जैसे क्रम से खाली लिख लीजिए, ये चीजें इतिहास में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। कि पहले लिख लीजिए 8 अगस्त 1940 क्या आया? अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव। फिर मार्च 1942, अगस्त ऑफर को हमारे नेताओं ने खारिज कर दिया। मार्च 1940 में क्या आया? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, स्टेफर्ड क्रिप्स आया। इसको गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथि चेक कह के इसको भी खारिज कर दिया। फिर आया जुलाई 1944, राजा जी फॉर्मूला।
या CR फॉर्मूला, जिसमें मुस्लिम लीग अड़ी रही, फाइनली समझौता नहीं हुआ। फिर जून 1945 वेवेल योजना, वेवेल प्लान। इसी वेवेल योजना पर विचार करने के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन वहां पर समझौता नहीं हुआ। सांप्रदायिकता का मामला फिर उठा, मामला फिर गड़बड़ हो गया। तो ये एक के बाद एक, ध्यान रखें एग्जाम में सब सीक्वेंस पूछा जाता है, एक के बाद एक फटाफट योजनाएं आई। पहले क्या आया? अगस्त ऑफर कैंसिल, क्रिस मिशन कैंसिल, राजाजी फॉर्मूला कैंसिल, वेवेल योजना कैंसिल। समझौता किस पर हुआ? मार्च 1946। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। इस पर भी हालांकि झगड़ा था, लेकिन कुछ बातों पर ये लोग सहमत हो गए थे, क्योंकि ध्यान रखेंगे जितनी भी योजनाएं इनकी भारत में थी, तो अंग्रेज किसी में भी बंटवारे पर सहमति नहीं देते थे। वो भारत में रहते रहते बंटवारा नहीं चाहते थे। इवन कैबिनेट में बंटवारा नहीं कहा गया था क्लियर। तो मुस्लिम लीग इसे रिजेक्ट कर देती थी कि उन्हें चाहिए था पाकिस्तान, और उसमें किसी में भी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। फाइनली समझौता हुआ किस पर? मार्च 1946 कैबिनेट मिशन पर। कैबिनेट मिशन में कितने लिख लीजिए, मार्च 1946 कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। लिख लीजिए 3 सदस्य। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस ये इसका क्या था? चेयरमैन था। फिर दूसरा था A.V. अलेक्जेंडर, और तीसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स। तो पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, यही तीनों किस में आए थे? कैबिनेट मिशन में। इसी कैबिनेट मिशन ने भारतीय नेताओं से बातचीत करके अपनी योजना कब प्रस्तुत की? देखिए 16 मई 1946, 16 ऑफ मई 1946, 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत कर दी गई। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना क्या कर दी गई? प्रस्तुत कर दी गई। तो कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तुत की गई? 16 मई 1946। अब ये जो कैबिनेट मिशन योजना आई, इसी कैबिनेट मिशन योजना में बहुत सारी बातें कही गई थी। सबसे खास बात जो हुई, इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किसका निर्माण हुआ? संविधान सभा का निर्माण हुआ। हो गया? क्लियर? अब देखिए, ये कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटिश सरकार की अंतिम योजना थी, जिसमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी कि अब ब्रिटिश सरकार भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए व्यवस्था बना रही है, और इसमें केंद्र में एक सरकार की स्थापना की जाएगी, जिसमें जैसे मंत्रिमंडल होता है तो उसमें 14 सदस्य होंगे, और पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से सरकार का गठन होगा। और जब तक ये सरकार तब तक काम करेगी जब तक संविधान नहीं बन जाता। ठीक है? और इसमें कहा गया था कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा क्या करेगी? भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। और बंटवारे पर बहुत क्लियर नहीं कहा गया इसमें कहा गया था कि जो समुदाय हैं उनकी पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से इनको शक्तियां दे दी जाएंगी। राज्य चाहे तो अपना अलग गुट बना सकते हैं। अलग बंटवारे की बात इसमें बहुत क्लियर कैबिनेट मिशन में नहीं कही गई थी, कि जैसे मुसलमानों का अगर प्रांत है, अगर अलग से गुट बनाना चाहे तो वो अपने से बना सकते हैं, लेकिन अलग होने की बात कहीं भी
क्लियर कट नहीं दी गई थी। ठीक, इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किसका निर्माण हुआ? संविधान सभा का निर्माण हुआ। लिख लीजिए, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा का निर्माण किस समिति की सिफारिशों पर हुआ? कैबिनेट समिति की सिफारिशों पर हुआ, जिसमें 389 सदस्य थे विद 389 मेंबर्स। जिसमें सदस्य थे कुल कितने? 389, 389। जैसे आज हमारी संसद है, लोकसभा है 543 की, तो उस समय कितनी सीटें रखी गई थी? 389। अब ये जो सीटों का बंटवारा किया गया था, ये पॉपुलेशन के आधार पर किया गया था। हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था। लिख लीजिए, सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। सीट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया था। सीट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया गया? जनसंख्या के। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था, 1 मेंबर ऑन ईच 10 लाख पॉपुलेशन। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था, यानी हर 10 लाख पर एक। ठीक, 15 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी, 15 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। 15 सीटें किसके लिए थी? महिलाओं के लिए। फिर लिखिए 26 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट। 26 सीटें किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट। 33 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स। तो 15 किसके लिए? महिला, 26 एससी, 33 एसटी। समझ गए? 15 महिला, एससी के लिए कितना था? अनुसूचित जाति के लिए 26, और जनजाति के लिए कितने थे? 33 सीटें। ये क्या था? रिजर्वेशन था। ठीक, अब सीटों को यहां पर डिवाइड किया गया, सीटों का बंटवारा किया गया 3 हिस्सों में। सीटों का बंटवारा कितने हिस्सों में किया गया? 3। 292, 4 और 93। ये इतिहास में आप लोग को बताया था। 93 सीटें किसको दी गई? अभी बांट लीजिए 389 को। जो उस समय प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें जिनको बोलते हैं। तो 93 सीटें थी देसी रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स। 292 सीटें जो थी वो ब्रिटिश राज्यों की थी। जैसे अभी बताया ना, ऊपर 11 राज्य थे, तो 4 सीटें किसको दी गई? ब्रिटिश राज्यों को। अरे सॉरी, 292 सीटें। और जो 4 सीटें फिक्स की गई थी, ये 4 सीटें दी गई जो, जैसे आज केंद्र शासित राज्य होते हैं, यूनियन टेरिटरी, तो उस समय मुख्य आयुक्तों के क्षेत्र कहे जाते थे, चीफ कमिश्नरेट्स। मुख्य आयुक्तों के क्षेत्र कितने थे? 4। ठीक, तो देखिए राजाओं के पास कितने सीटें दी गई थी? 293। तो राजाओं को जो सीटें दी गई, तो राजा साहब तो करेंगे नहीं चुनाव, तो इन 93 सदस्यों को क्या किया गया? नॉमिनेट, मनोनीत। 93 सीटें क्या थी? मनोनीत, नॉमिनेशन। चुनाव कितने के हुए? 292, और 4 कितना हो गया? 296 सीटों के क्या हुए? चुनाव हुए, इलेक्शन। इतने में कोई डाउट है किसी को? ये चीजें हिस्ट्री में भी हम लोग रिपीट करते हैं एक बार।
कि सीटें जैसे आज हमारी है, तो ये जो संविधान सभा है इसको दोहरी जिम्मेदारी गई थी। पहली जिम्मेदारी क्या था कि यही लोग भारत के लिए क्या बनाएंगे, संविधान। दूसरी जिम्मेदारी इन्हीं से मिलकर क्या बना दीजिए, भाई भारत के लोगों द्वारा चुने गए हैं लोग, यही लोग क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, और इन्हीं से सरकार सारे समझौते करेगी। अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरण करना होगा तो किसको करेंगे, इन्हीं लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे, सत्ता सौंप के जाएंगे। तो सत्ता सौंपा गया कि किसको, इन्हीं लोगों को सौंपना था। ठीक। अब ये जो व्यवस्थाएं दी गई कि अब चुनाव होगा, तो फिर लिखिए जुलाई 1946, जुलाई 1946 संविधान सभा के चुनाव हुए, इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक। अब देखिए चुनाव जो हुए तो इसमें ध्यान रखेंगे डायरेक्ट चुनाव नहीं हुए थे, पब्लिक से वोट नहीं कराया गया था, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव में एक तो लंबा समय लगता, खर्च ज्यादा होता, और सबसे बड़ी बात सरकार का ये कहना था कि चुन के भी कौन लोग आते, वही लोग जो पहले से हैं। भाई वही नेहरू, वही अंबेडकर, वही शास्त्री, वही पटेल, वही लोग तो चुने जाते। भाई जो लोग पहले से नामी गिरामी लोग हैं, उनको तो कोई हरा नहीं पाता। तो ये हुआ कि चुनाव न करा के, जैसे आज राज्यसभा के चुनाव होते हैं ना, विधानसभाओं से लोग नॉमिनेट करते हैं, तो वैसे ही किया गया था कि सीधे चुनाव न करा के इनको विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिया गया था। लिख लीजिए, सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबली। सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया, यानी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। वो लोग कहां से चुने गए थे, विधानसभाओं से चुने गए थे। जैसे राज्यसभा की सीटें नॉमिनेट होते हैं, तो विधानसभा में जिसकी पार्टी के ज्यादा लोग होंगे, उनकी सीटें उनकी पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से बांट दी गई थी। जो 11 राज्य की विधानसभाएं थे उनसे नॉमिनेट कराए गए थे कितने लोग, 296। ठीक। तो ध्यान रखेंगे संविधान सभा के जो जुलाई में चुनाव हुए थे, जुलाई 46 में, वो डायरेक्ट नहीं हुए थे। कैसे चुनाव हुए थे, विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, सीधा वोटिंग नहीं हुई थी। अब जब चुनाव हुए तो चुनाव में 208 सीटें सीधे सीधे किसको मिल गई, कांग्रेस को। 73 मिली मुस्लिम लीग को, और 15 बाकी लोग थे। तो यानी कि कुल मिला जुला के मेजोरिटी किसके पास आई, कांग्रेस के पास। लेकिन सरकार बनाने को लेके झगड़ा हो गया, तो उसको लेके बड़ा विवाद हुआ। लेकिन फाइनली सरकार बनाने के लिए इसमें कहा गया था कि जो सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल बनेगा, इसमें कुल जो सीटें होंगी उसमें 14 सीटें होंगी। लिख लीजिए, 14 सदस्यों का मंत्रिमंडल बनेगा, कैबिनेट ऑफ 14 मेंबर्स। यानी अंतरिम सरकार जो बनेगी उसमें मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे, 14। 14 सदस्यों की अंतरिम सरकार का गठन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ कितने मेंबर्स, 14 सदस्य। यानी कितने सदस्य होंगे अंतरिम गवर्नमेंट में, 14। अब देखिए इस 14 में 8 सीटें मिल गई किसको, कांग्रेस को। लिख लीजिए, सॉरी 6 कांग्रेस को, 14 में 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, एक जो होगा वो सिख होगा, एक भारतीय ईसाई इंडियन क्रिश्चियन, और एक सदस्य होगा पारसी। समझ गए। तो अंतरिम सरकार में कितने होंगे सदस्य, 14। 14 में से 6 किसको मिला, कांग्रेस, 5
मुस्लिम लीग, एक सिख, एक भारतीय ईसाई और एक पारसी, टोटल 14 सदस्य। अब इसी को लेके विवाद हुआ, फाइनली झगड़ा हुआ, विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा कि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। वो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद फिर सरकार तैयार हुई और फाइनली कांग्रेस बंटवारे पर जब सहमति देती है तब अंतरिम सरकार का गठन हुआ। देखिए 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। ठीक। अब ये जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो इस अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय किसको मिला, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए 1946 की अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। 1946 की अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। तो जो 1946 की अंतरिम सरकार है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, अंतरिम सरकार बनी, तो इसमें 2 कॉलम बना लिए। तो सबसे पहले लिखे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। तो 1946 के अंतरिम सरकार में प्राइम मिनिस्टर कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। फिर लिखे विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। तो विदेश मंत्री भी कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं का था। फिर लिखे राष्ट्रमंडल मामले, कॉमनवेल्थ अफेयर्स। राष्ट्रमंडल मामले, कॉमनवेल्थ अफेयर्स, ये भी कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। फिर होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री, गृह मंत्री कौन बने? सरदार पटेल। गृह मंत्री बने सरदार पटेल। फिर लिखिए सूचना और प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। सूचना और प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ये भी वही थे, सरदार पटेल। फिर खाद्य व कृषि मंत्री, खाद्य व कृषि मंत्री। तो खाद्य व कृषि मंत्री बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। फिर श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर, जगजीवन राम। बाबू उनको कहते हैं ना, बाबू जगजीवन राम। तो श्रम मंत्री कौन बने? बाबू जगजीवन राम। फिर रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री बने सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह क्या बने? रक्षा मंत्री बने। फिर लिखिए वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बने लियाकत अली खान।
लियाकत अली खान। लियाकत अली खान क्या बने? फाइनेंस मिनिस्टर बने, वित्त मंत्री। ऊर्जा और खनन मंत्री, एनर्जी एंड माइनिंग। ऊर्जा और खनन, एनर्जी एंड माइनिंग। डॉक्टर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। सॉरी, सी एच भाभा। सी एच भाभा। तो सी एच भाभा क्या बने थे? ऊर्जा और खनन। शिक्षा एवं कला, एजुकेशन एंड आर्ट्स। शिक्षा एवं कला। सी राजगोपालचारी। तो एजुकेशन एंड आर्ट मिनिस्टर कौन थे? सी राजगोपालचारी। ठीक। अब पहले मुस्लिम लीग नहीं शामिल हुई, बाद में अक्टूबर में लोग शामिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद सरकार का गठन हुआ, लेकिन वही बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था, तो इसलिए बहुत लंबा समय लगा। फाइनली अक्टूबर तक जब मामला फाइनल हुआ तो फिर मुस्लिम लीग के बाकी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। लियाकत अली खान हालांकि इसमें नाम दिया गया था, बाद में गजफ्फर अली थे, जे एन मंडल थे, वो लोग मुस्लिम लीग की तरफ से सरकार में शामिल हो जाते हैं। अब इसके बाद इनकी शुरू हुई बैठकें। तो जब संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई तो बैठकों को शुरू होने में समय लग गया, क्योंकि वही बंटवारे पर अंतिम बातचीत चल रही थी, इसलिए थोड़ा मामला डिले हो गया। तो सोचिए, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई में। और बैठक हुई कब जाके? दिसंबर में। देखिए, 9 दिसंबर 1946, 9 ऑफ दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक। और इस पहली बैठक को मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था, लिख लीजिए। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग नहीं आती थी, मुस्लिम लीग नहीं आई थी, उन्होंने बाइकआउट कर दिया था मुस्लिम लीग वालों ने। ठीक। अब जब पहली बैठक हुई तो ये हुआ कि पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि अभी शपथ ग्रहण तो हुआ नहीं था। तो आज भी आप देखिए, जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद जिस दिन पहली बैठक होती है लोकसभा या विधानसभा की, तो पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्योंकि कोई समय तो चुना नहीं गया है। तो एक परंपरा चलती है कि जो सदस्य चुन के आए हैं उन्हीं में से किसी एक सीनियर मेंबर को चुना जाता है, उनको एक दिन के लिए अध्यक्ष की गद्दी पर बिठाते हैं। उसको दो जिम्मेदारियां दी जाती है। पहला काम दिया जाता है कि जो सदस्य चुन के आए हैं उनको शपथ दिलाना और अगले स्पीकर का चुनाव कराना। उसके बाद वो पद से हट जाते हैं। इस व्यवस्था को प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। तो ये परंपरा उसी दिन से शुरू हुई कि भाई पहले दिन की बैठक हुई, अभी तक तो कोई शपथ ग्रहण हुआ नहीं। तो उस समय संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अध्यक्ष की गद्दी पर बिठाया गया। उन्होंने ही संविधान सभा के सदस्यों को शपथ दिलाई और अगले स्पीकर का चुनाव कराया। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के सदस्यों को शपथ किसने दिलाई थी? सच्चिदानंद सिन्हा। लिख लीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक के अध्यक्ष थे, चेयरमैन ऑफ फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष। तो संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक।
ब्रैकेट में लिखिए पहले अस्थायी अध्यक्ष, फर्स्ट टेम्पोररी चेयरमैन, या वही घुमा के पूछ दिया था कि संविधान सभा के सदस्यों को शपथ किसने दिलाई थी, तो इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा ने ही दिलाई थी। ठीक, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, तो उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को क्या दिलाई? शपथ दिलाई। ठीक, तो शपथ ग्रहण हुआ लगभग 2 दिन तक, 9 तो हुआ, 10 को हुआ, फिर 11 को अगले स्पीकर का चुनाव हो गया। देख लीजिए 11 दिसंबर 1946, 11th ऑफ दिसंबर 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। फिर लिखिए H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए, डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन चुने गए? H.C. मुखर्जी। और इसी दिन कहा जाता है कि हमारे संविधान के बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार, कौन थे? सर की टाइटल उनको दी गई थी, सर B.N. राव। कहा जाता है कि संविधान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की थी, उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रखा गया था। लिख लीजिए सर B.N. राव, सर B.N. राव। B.N. राव, इनको सर कहा जाता था। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार चुने गए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार चुने गए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संवैधानिक सलाहकार का मतलब इन्हीं के एडवाइस सारी चीज जाने की मेन कोशिश इन्हीं की थी सर, इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर B.N. राव। तो इन सब लोग का अपॉइंटमेंट कितने तारीख को हुआ था? 11 तारीख को हुआ। तो यहाँ से व्यवस्था थोड़ी ठोस रूप में आती है, और अब इन्होंने संविधान पर व्यापक रूप से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद कैसे इस पर ये लोग आगे बढ़े, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फैक्ट्स इसमें है कई सारे, इसको ध्यान रखिएगा, सब पूछे जा सकते हैं आप परीक्षाओं में। बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में फिर। थैंक यू।